भाई, ऐसी बारिश में मम्मा कहाँ होगी? मम्मा ने बताया था कि जब बारिश ज्यादा हो तो पक्षी पेड़ों की डाल पर आश्रय लेते हैं। मम्मा बारिश में भीग रही होगी। कुकू भाई, जब हम बड़े हो जाएंगे तो कभी अपनी मम्मा को ऐसे मौसम में बाहर नहीं जाने देंगे। हाँ, मम्मा को ठंड भी लग रही होगी और पंख भी भीग गए होंगे। कुकू और गुड़िया की मम्मा 1 घंटे से बेरी के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसके पास दाना था जो उसने बारिश शुरू होने से पहले ही ढूंढ लिया था, मगर वो इतनी तेज बारिश में अपने घर कैसे जा सकती थी? आज तो कोई बड़ी परीक्षा आन पड़ी है। अगर मेरे पास भी छाता होता तो मैं भी अपने घर चली जाती। थोड़ी देर बाद गौरी कभी वहाँ से गुजरती है। उसके पास बड़ा नीले रंग का छाता था। चिड़िया गौरी कभी को आवाज देती है, गौरी, गौरी बहन। हाँ चिड़िया, जल्दी बताओ, मुझे जल्दी जल्दी घर जाना है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। गौरी बहन, आपके पास छाता है, आप मुझे भी अपने साथ साथ ले जाएं। ना भी चिड़िया, मेरा छाता गंदा हो जाएगा। गौरी बहन, मेरे पंखों को कौन सा मट्टी लगी हुई है? मैं तो सुबह से बारिश में नहा रही हूँ। मेरे पंख साफ है। नहीं, ये छाता मुझे मेरी माँ ने दिया था और कहा था कि बेटे किसी को इस छाते के पास भी न आने देना। अब तुम ही बताओ, माँ की बात मानो या तुम्हारी? वो चिड़िया आहिस्ता से बोलती है, माँ की। चिड़िया, तुम ऐसा करो, अपना ये दाना मुझे दे दो। तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे, मैं ये दाना तुम्हारे घर तुम्हारे बच्चों को दे दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरी बहन, आप मेरा इतना ही काम कर दें। मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा और जब बारिश रुकेगी तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। ऐसे धोखे से गौरी कौवी चिड़िया से दाना ले लेती है और चली जाती है। अब मेरी चिंता खत्म हुई, मेरे बच्चों तक दाना पहुंच जाएगा। मेरा क्या है, जब बारिश रुकेगी चली जाऊंगी। गौरी सीधी अपने घर जाती है। जग्गू, जग्गू बेटा, कालू कहाँ हो? लो दाना खा लो। मम्मा मम्मा, ऐसी तेज बारिश में आपको दाना कहाँ से मिल गया? हा, जरूर चुरा कर लाई होगी किसी गरीब के घर से। नहीं जी, चुरा कर नहीं, बल्कि थोकी से लाई हूँ। ये दाना मुझे चिड़िया ने दिया था अपने बच्चों के लिए और मैं अपने घर ले आई। फिर वो तीनों मजे मजे से दाना खाने लगते हैं। पेट भरने के बाद तीनों कौवे अपने अपने घोंसले में लेटकर सो जाते हैं। भाई, भूख लगी है। गुड़िया बहन, मम्मा जब आएंगी तो हमारे लिए दाना जरूर लेकर आएंगी। अब कुछ नहीं हो सकता, हमें मम्मा का इंतजार ही करना होगा। आधे घंटे के बाद लूसी कबूतरी वहाँ से गुजरती है। उसके पास 2 छाते थे। वो चिड़िया को बैठा हुआ देखकर वहाँ आ जाती है। चिड़िया, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? लूसी, मैं बारिश के रुकने का इंतजार कर रही हूँ। सावन का मौसम है, आजकल की बारिश का क्या पता कब रुके। ये लो, तुम मुझसे ये छाता ले लो और अपने बच्चों के पास जाओ। ये सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है और लूसी से छाता लेकर अपने घर की तरफ उड़ती है। चिड़िया अपने घर पहुंच जाती है। बच्चों, दाना खा लिया था? कौन सा दाना मम्मा? मैंने गौरी कभी के हाथ दाना भेजा था। नहीं मम्मा, गौरी आंटी तो हमारे घर नहीं आई। इसका मतलब वो दाना गौरी अपने घर ले गई। मैंने कितनी मुश्किल से दाना ढूंढा था, मगर वो गौरी धोखे से मेरा दाना ले गई। मम्मा, बहुत भूख लगी हुई है। बच्चों, मुझे नहीं मालूम था कि उस कौवी ने मुझसे धोखे से दाना लिया है, मगर अब आप चिंता न करें, मेरे पास छाता है। मैं अभी आपके लिए कोई चीज खाने को लेकर आती हूँ। मम्मा, आप थक जाएंगी। नहीं मेरे बच्चों, मम्मा कभी नहीं थकती। चिड़िया अपना छाता लेकर फिर से निकलती है। चिड़िया उड़ती उड़ती पुराने जंगल की तरफ चली जाती है। पुराने जंगल में एक पुराना कुआं था। जब चिड़िया उस कुएं के पास से गुजरती है
तो चिड़िया को कोई आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया एक बेल कुएं में गिराती है और वो कौवी उस बेल को पकड़कर कुएं से बाहर निकल आती है। बेटी, मैं सुबह से इस कुएं में फंसी हुई हूँ। मैं यहाँ बैठी हुई थी कि तेज हवा से कुएं में गिर गई। तुम ऐसी बारिश में कहाँ जा रही हो बेटी? माँ जी, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने जा रही हूँ। वहाँ उस सामने वाले पेड़ों के पीछे मेरा घर है, तुम मेरे साथ आओ। वो बूढ़ी कौवी चिड़िया को अपने साथ ले जाती है। यही है मेरा घर, तुम अंदर आ जाओ बेटी। बूढ़ी कौवी के घर में तो ढेर सारा अनाज था, फल थे, जो देखकर चिड़िया हैरान हो जाती है। माँ जी, आपने ये सब कहाँ से लिया है? बेटी, मैं अकेले ही रहती हूँ। मेरे घर के पीछे ही अंगूरों की बेल और फलदार पेड़ हैं। मुझे फल और अनाज आसानी से मिल जाते हैं। फिर बूढ़ी कौवी एक टोकरी भरकर चिड़िया को अनाज और फल दे देती है। ये लो बेटी, तुम ये अपने बच्चों के लिए ले जाओ। चिड़िया वो फल और अनाज से भरी हुई टोकरी देखकर बहुत खुश होती है। कुक्कू अपने घोंसले को टटोल रहा था कि उसे घोंसले से एक दाना मकई का मिल जाता है। वो खुशी से अपनी बहन गुड़िया से कहता है, गुड़िया गुड़िया बहन, आपको भूख ज्यादा लगी हुई थी ना? देखो, मुझे एक मकई का दाना मिल गया है, आप ये दाना खा लो। नहीं भाई, ये आप खा लो। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर एक बूढ़ी भागता खड़ी थी। बेटी, भूख से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अगर कोई दाना घर में खाने को है तो मुझे दे दो। गुड़िया थोड़ी देर के लिए सोचती है और फिर वो मकई का दाना बूढ़ी भागता को दे देती है। वो खुद भी बहुत भूखी थी, मगर फिर भी वो बूढ़ी भागता की मदद करती है। जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हारी माँ की रक्षा करेगा। बूढ़ी फाख्ता चली जाती है और थोड़ी देर बाद उनकी मम्मा ढेर सारी खाने की चीजें ले आती है। मम्मा मम्मा, इतने फल तो कभी सूखे में भी नहीं मिले, फिर बारिश में कैसे मिल गए? फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को फल खाने को देती है और उन्हें सारी बात बताती है कि कैसे उसने बूढ़ी कौवी की मदद की। उस बूढ़ी कौवी के पास तो ढेर सारा अनाज था, बीज और दाने भी। बादल की गरज से गुड़िया डर जाती है और कुक्कू हंसने लग जाता है। गुड़िया बहन डर गई, गुड़िया बहन डर गई। फिर चिड़िया का परिवार बारिश के दिन आराम से अपने घर में गुजारता है, क्योंकि अब उनके पास दाना था। कोरी, तुम्हारे इस बैग में क्या है? थोड़ा झूठ बोलकर इस चील को हैरान करती हो। इसमें तो मेरे गहने हैं। ये गहने मेरी माँ ने दिए हैं मुझे। गहने इतने ज्यादा? गौरी, फिर तो तुम जंगल में सबसे अमीर कौवी होगी। हाँ, मैं ही हूँ जंगल में सबसे अमीर कौवी। ये लो गौरी, मेरे इस महीने की बचत और अलमारी में रख दो। कालू जी, अगर ऐसे ही तुम कमाती रही तो मैं जल्दी ही जंगल के सबसे अमीर कौवी बन जाऊंगी। याद रखना, किसी को बताना ना कि हमारे घर में इतने पैसे हैं, वरना कोई लूट कर ले जाएगा। ना ना, मैं कोई पागल हूँ जो किसी को बताऊंगी। मगर गौरी तो सच में ही पागल थी। उसे अपनी पढ़ाइयाँ करने का बहुत शौक था। वो जिसके पास भी बैठती बात पैसों से ही शुरू करती। चिड़िया, कल रात तेरा भाई कालू पूरी पूरी भरकर रुपयों के लेकर आया है। मैं तो गिनते गिनते थक गई। सोच रही हूँ कि मैं उन पैसों से क्या करूँ। अच्छा गौरी, फिर तो तुम बहुत अमीर हो। हम गरीबों के पास तो 100-200 से ज्यादा पैसे नहीं होते। हाँ हाँ, मैं तो जंगल में
सबसे अमीर कवि हूँ। मेरे पास एक सोने का हार भी है और मेरा कालू अगले महीने मुझे झुमकी भी लेकर देगा। मगर ये सब मैं तुम्हें बता रही हूँ, किसी और को ना बताना। गौरी वहाँ से चली जाती है। काश मेरे पास भी इतने पैसे होते। हरियाली तोती, अब कुछ दिनों बाद हम अपना नया घर बना रहे हैं। मेरे पास बहुत से पैसे जमा हो गए हैं। नया घर, फिर तो बहुत पैसे होंगे तुम्हारे पास। तो और क्या, घर भी नया बनाऊंगी और अपने लिए एक बड़ा सा रानी हार भी लूंगी। मेरे पति ने वादा किया है मुझसे। एक मेरा मिट्टू है जो मुझे नोजपिन तक नहीं लेकर दे सकता, और तुम्हारा पति तुम्हें रानी हार लेकर दे रहा है। किस्मत वाली हो जो कालू की पत्नी हो। बहुत अमीर है मेरा पति। गौरी को भी हर समय किसी न किसी पक्षी से ऐसे बड़े बड़े छोड़ती रहती। फिर एक दिन कालू कौवा घर पर नहीं था और गौरी कौवे चिड़िया, हरियाली और लूसी कबूतरी को अपने घर बुलाती है। सहेलियों, मैं तुम्हें अपनी अलमारी खोलकर दिखाती हूँ, पैसों से भरी पड़ी है। ऐसा कहते हुए गौरी अपनी अलमारी खोलकर उन सबको दिखाती है। सच में गौरी, इतने पैसे तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखे हैं। गौरी, वो हार सोने का है क्या? तो और क्या, चांदी का है, असली सोने का है वो हार। अभी तो मेरा कालू मुझे एक और हार लेकर देगा। गौरी, सच में तुम जंगल के सबसे अमीर कवि बन गई हो। अभी तक किसी को पता नहीं है, जब सबको पता चलेगा सब मुझसे डरेंगे। मैं तो बन गई हूँ जंगल के सबसे अमीर कवि। एक दिन गौरी कवि बाजार से सब्जी लेकर आ रही थी कि रास्ते में एक चील बैठी हुई थी। गौरी चील के पास रुकती है। गौरी, तुम्हारे इस बैग में क्या है? थोड़ा झूठ बोलकर इस चील को हैरान करती हो। इसमें तो मेरे गहने हैं। ये गहने मेरी माँ ने दिए हैं मुझे। गहने इतने ज्यादा? गौरी, फिर तो तुम जंगल में सबसे अमीर कौवी होगी। हाँ, मैं ही हूँ जंगल में सबसे अमीर कौवी। किसी के पास इतने गहने नहीं हैं, और वो भी असली सोने के। थोड़ी दूर बैठा चोर उल्लू गौरी की बातें सुन रहा था। अच्छा, तो ये है जंगल की सबसे अमीर कौवी। अभी रात होने दो, फिर देखता हूँ मैं तुझे। गौरी वहाँ से चली जाती है और फिर रात को वो उल्लू गौरी के घर में घुस जाता है। उल्लू अलमारी खोलता है। अलमारी तो पैसों से भरी हुई थी। उल्लू गौरी कवि के सारे पैसे अपने थैले में डालता है, उसका हार निकालता है और सारी चीजें लूटकर वहाँ से भाग जाता है। जब गौरी सुबह उठती है तो अलमारी खुली हुई थी। सारा सामान बिखरा पड़ा था। कालू, कालू उठो, जल्दी करो, देखो हम लुट गए। कोई चोर हमारी अलमारी से सारे पैसे और मेरा हार भी चुरा कर ले गया है। ये कैसे हो सकता है? किसी को क्या खबर कि हमारे पास घर में इतने पैसे हैं? गौरी, तुमने जरूर किसी को बताया होगा। नहीं कालू, तुम्हारी कसम, मैंने तो केवल चिड़िया से बात की थी और एक दिन हरियाली से। लूसी को तो मैंने पैसों का बताया था, हार का तो मैंने उसे नहीं बताया था। कालू अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। बिजली के बिल की आखिरी तारीख है आज। अब जाओ, किसी से कुछ पैसे उधार मांग कर लाओ, वरना तार कट जाएगी। फिर गौरी कव्वे रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, चिड़िया, मैं तो लुट गई। कोई चोर मेरे सारे पैसे चुरा कर मुझे जंगल के सबसे अमीर कवि से जंगल के सबसे गरीब कवि बना गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। गौरी, तुम भी तो हर किसी से बड़ी बड़ी छोड़ा करती थी। चिड़िया बहन, मुझे 500 रुपए उधार दे दो ताकि मैं बिजली का बिल जमा करा सकूं। वरना कालू कहता है
कि तार कट जाएगी। ऐसे गौरी कौवी की बड़ी बड़ी बातें गौरी कौवी को ले डूबती हैं और वो अमीर की बजाय सबसे गरीब हो जाती है। गौरी मेरी बहन, मेरा ऑटो कैसा लगा तुम्हें? भाई बहुत ज्यादा अच्छा है आपका ऑटो। आपकी नौकरी चली गई थी, मैं बहुत ज्यादा चिंता में थी, परंतु आप तो बहुत मेहनती हो, कभी खाली नहीं बैठ सकते। हाँ गौरी बहन, हम कौवे तो होते ही मेहनती हैं। सिर्फ तुम्हारे पति कालू कौवे ने ही हम कौवों की नाक कटवा रखी है। भाई जाने दे कालू जी को, आप ये बताएं आप क्या खाओगे? मैं अभी लाकर देती हूँ। हाँ हाँ, भाई से तो बड़ा पूछ रही है, मेरे लिए तो जला भुना बकवास भोजन बनाती है, जैसे मैं इसका पति नहीं कोई इसका नौकर हूँ। कालू, मेरे ऑटो को देखकर क्या सोच रहे हो तुम? मैं तो कुछ नहीं सोच रहा भाई, मैं तो मन ही मन आपके इस ऑटो के तारीफें कर रहा था। फिर गौरी कौवी अपने भाई को घर में लेकर आती है और मजेदार भोजन बनाकर खिलाती है। बहन, इस ऑटो को खड़ा करने के लिए मैं एक घर बनवा रहा हूँ, इसलिए शाम तक ये ऑटो मैं यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ। अरे बिल्कुल भाई, आप चिंता ही ना करो, आपका ऑटो मेरा ऑटो, मैं आपके ऑटो का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखूंगा। हाँ हाँ, अच्छे से ध्यान रखना, अगर मेरे ऑटो को एक भी खरोच आई तो तुम तो मुझे जानते हो, मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। फिर गौरी कौवी का भाई अपना ऑटो कालू कौवी के घर के पास खड़ा करके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा गौरी कौवी के भाई के ऑटो पर जाकर बैठ जाता है। वैसे कहना पड़ेगा, ऑटो तो मस्त लग रहा है, इसे चलाने में कितना ज्यादा मजा आता होगा। तो फिर क्या सोच रहा है कालू, एक राउंड तो होना ही चाहिए इस ऑटो का। पर कालू, तुझे तो ऑटो चलाना आता ही नहीं है, अगर कुछ हो गया तो भाई को क्या जवाब दूंगा। कालू कौवा ऑटो में बैठकर काफी देर तक ऑटो चलाने के बारे में ही सोचता रहता है। बस बस, बहुत हो गया, जो होगा वो देखा जाएगा, एक राउंड तो मैं ऑटो का लेकर ही रहूंगा। बस फिर क्या, कालू कौवा ऑटो को स्टार्ट करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलाकर उसे हवा में उड़ा देता है। अरे वाह, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, कितना मजा आ रहा है इसे चलाने में। अब तो कालू कौवा अपने आप को बहुत महान ड्राइवर समझ रहा था। वो ऑटो की स्पीड काफी ज्यादा तेज कर देता है। वो तो बड़े मजे में जा रहा था, उसे पता ही नहीं लगता कि वो कब जाकर बड़े पेड़ से टकरा जाता है और ऑटो ऊंचाई से गिरने की वजह से बुरी तरह से टूट फूट जाता है और कालू कौवा नदी के पानी में गिर जाता है। शुक्र है मैं बच गया और पानी में आकर गिर गया, वरना मेरा बड़ा बुरा एक्सीडेंट होता और मैं तो मर ही जाता शायद। फिर कालू कौवा नदी से बाहर निकलकर उस ऑटो के पास आता है। अरे बाप रे कालू, ये तूने क्या कर दिया? भाई का ऑटो तो तूने बुरी तरह से तोड़ फोड़ दिया। हाँ, अच्छे से ध्यान रखना, अगर मेरे ऑटो को एक भी खरोच आई तो तुम तो मुझे जानते हो, मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। गौरी कौवी के भाई के बारे में सोच सोचकर कालू कौवा बड़ा ही परेशान हो रहा था। तभी उसे सामने रानू चिड़िया के घर के बाहर खड़ा उसका ऑटो नजर आता है। अरे वाह, ये ऑटो तो बिल्कुल भाई के ऑटो जैसा है। कालू, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो तुझे इस ऑटो को चुराना ही पड़ेगा। परंतु यार, इस ऑटो को मैं चलाकर अपने घर तक कैसे लेकर जाऊंगा? अगर दोबारा मैंने कहीं ठोक दिया तो? नहीं, धक्का मारकर ही ले जाता हूँ। कालू कौवा फिर रानू चिड़िया के ऑटो के पास आता है और उसे धक्का मार मार कर वहाँ से ले जाता है। कुछ देर बाद जब रानू चिड़िया अपने ऑटो पर कहीं जाने का सोचती है
तो वो ऑटो चोरी हुआ देख काफी परेशान हो जाती है। मेरा ऑटो कहाँ पर चला गया? मैंने तो यहीं पर अपना ऑटो खड़ा किया था। मम्मा, कहीं हमारा ऑटो किसी ने चुरा तो नहीं लिया? पर गुड़िया बेटा, मेरे ऑटो का ब्रेक तो बिल्कुल ही खराब था। जो भी उसे चुरा कर लेकर गया होगा उसका जरूर एक्सीडेंट होगा। हाँ मम्मा, उसका एक्सीडेंट होगा तभी उसे अपनी गलती की सजा मिलेगी। पर गुड़िया बेटे, हमारा ऑटो तो चोरी हो गया ना। कितनी मुश्किलों से पैसे जमा करके मैंने उसे खरीदा था। शाम हो जाती है और गौरी कवि का भाई अपना ऑटो लेने कालू कौवे के घर पर आ जाता है और वो रानू चिड़िया के ऑटो को अपना ऑटो समझकर वहाँ से ले जाता है। अरे, इसका ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? अब मैं क्या करूँ? ऑटो की स्पीड काफी तेज थी परंतु ब्रेक नहीं लग रहा था। वो ऑटो भी तेजी में जाकर एक पहाड़ से जाकर टकरा जाता है और बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। क्या मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया? कौन हो आप कहाँ से बोल रहे हो? क्या हुआ गौरी जी, क्या हुआ? भाई को क्या हुआ? गौरी कवि जल्दी से कालू कवि को लेकर हॉस्पिटल जाती है। गौरी कवि का भाई तो उधर बेचारा पट्टियों में बंधा हुआ था। भाई कैसे हुआ ये सब? आपने तो नया ऑटो लिया था। गौरी मेरी बहन, मैं जान गया हूँ। कालू कौवे ने चालाकी की है, मेरा ऑटो चुरा लिया और मुझे खराब ऑटो दे दिया। मैंने देखा है उस ऑटो की नंबर प्लेट चेंज है, मतलब वो ऑटो मेरा नहीं है। मैं एक बार ठीक हो जाऊं कालू कौवे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। भाई माफ कर दो मुझे, गलती हो गई मुझसे। मैं आपका ऑटो बहुत तेजी में चला रहा था कि अचानक एक पेड़ आया और मैं टकरा गया उससे, और फिर मैंने बड़ी चालाकी से रानू चिड़िया का ऑटो अपने घर के बाहर लाकर खड़ा कर दिया। भाई मुझे माफ कर दो। क्या इसका मतलब मेरे भाई का एक्सीडेंट आपकी वजह से हुआ है? भाई को एक बार ठीक हो जाने दो, फिर मैं बताऊंगी। आपकी तो खैर नहीं। कालू कौवे के पोल पट्टी सबके सामने खुल गई थी। अब कालू कौवे को इसी बात का डर था कि कब गौरी कौवे का भाई ठीक होगा और कब उसकी शामत आएगी। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। ये आप क्या कर रही हो? बेटा, कुछ दिनों बाद न्यू ईयर है, बस उसी की लिस्ट बना रही हूँ। सोच रही हूँ कि इस बार घर में छोटी सी न्यू ईयर पार्टी रख लूँ। अमीर लोग छोटी छोटी चीजों को भी कितने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। रानो, वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मालकिन, मैं तो बस यहाँ ये बोलने आई थी आपसे कि मेरा काम हो गया है। इतना बोलकर रानू चिड़िया घर चली जाती है और घर जाकर अपने बच्चों के लिए खिचड़ी बनाती है। कुछ देर बाद उसके बच्चे घर आ जाते हैं और घर आते ही रानू से कहते हैं, माँ, दादी, आपको पता है हमारे स्कूल में इस बार भी न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसलिए टीचर ने 100 रुपए मांगे हैं। सभी बच्चे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए 100 रुपए जमा करा रहे हैं। हमें भी करना है ताकि हम भी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकें। अरे बेटा, क्या करोगी न्यू ईयर सेलिब्रेट करके? हर बार की तरह छुट्टी कर लेना। इस बार भी पता है ना पैसे की कितनी तंगी है। दादी, हम लोग कभी भी न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करते, पर इस बार हमें अपने स्कूल में न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है, हमें नहीं करनी छुट्टी। बेटा, दादी से ऐसी बात नहीं करते। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगी कि इस बार तुम दोनों को न्यू ईयर के लिए पैसे दे सकूं। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं और रात को जब टोनू चिड़ा घर आता है तो
बच्चे अपने पिता से न्यू ईयर पार्टी की जिद करते हैं। पापा, हमारे स्कूल में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमें स्कूल में 100 रुपए जमा करने हैं और नए कपड़े भी चाहिए। दिला दो ना, पर दादी मना कर रही है। बेटा, क्या करोगे स्कूल में न्यू ईयर सेलिब्रेट करके? सही कह रही थी तुम्हारी दादी, तुम्हें वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मैं घर में ही कुछ अच्छा ला दूंगा। अब हर साल ऐसा ही बोलते हो, पर कभी कुछ नहीं दिलाते और ना ही घर में न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हो। सही कहती है दादी, न्यू ईयर अमीर और गरीब के लिए एक समान नहीं होते। हम गरीब कभी भी न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करते। दोनों बच्चे नाराज होकर सो जाते हैं और अपने बच्चों को उदास देखकर रानू को बहुत बुरा लगता है और अगले दिन वो सेठानी के घर जाती है, जहाँ वे काम खत्म करके शाम को डरती हुई सेठानी के पास जाती है। वो मैडम, बहुत जल्द न्यू ईयर आ रहा है, अगर आप मुझे कुछ पैसे एडवांस दे देती तो इस साल हम गरीब भी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लेते। क्या एडवांस चाहिए? काम तो सही से करती नहीं हो और सैलरी टाइम टू टाइम चाहिए और इस बार एडवांस भी चाहिए। कुछ एडवांस नहीं मिलेगा। 1 तारीख को तुम्हारी सैलरी आती है, उस दिन आकर अपनी सैलरी पूरी ले जाना। गौरी कवि की बातें सुनकर रानू बहुत दुखी होती है, अपने घर आ जाती है, जहाँ एक बार फिर बच्चे न्यू ईयर के लिए जिद करने लगते हैं। माँ, हम कभी भी कुछ नहीं मांगते और ना ही कभी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। हर साल न्यू ईयर वाले दिन हम घर पर ही रहते हैं, पर इस बार हमारा बहुत मन है। 100 रुपए की ही तो बात है। आप हमें नए कपड़े मत दिलवाना, पर 100 रुपए दे दो ताकि हम स्कूल में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सके। बेटा, मैं कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे एडवांस पैसे नहीं मिले। मालकिन ने मना कर दिया है और तुम तो जानती हो, तुम्हारे पापा की सैलरी अभी कुछ दिनों पहले ही आई थी, जो कि खत्म हो चुकी है। माँ, आप एक बार कल फिर से पैसे मांग कर देखना, क्या पता इस बार मालकिन दे दे। एक बार फिर कुक्कू और गुड़िया अपनी माँ को मनाते हैं और अगले दिन रानू फिर से एडवांस पैसे मांगने के लिए अपनी मालकिन के पास जाती है, जहाँ वह देखती है कि गौरी एक कॉल पर बात कर रही है। हा, अरे यार, तुम तो जानती हो ना, मेरे पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, इसलिए इस बार न्यू ईयर की पार्टी मैंने अपने घर पर ही रखी है, तो तुम सबको आना होगा। 31 तारीख की रात को मैंने सारी तैयारी कर ली है। बहुत ही शानदार पार्टी होगी इस बार की। मालकिन के पास पैसों की कमी नहीं है, वो आलीशान पार्टी कर रही है, पर फिर भी मुझे एडवांस नहीं दे रही। मुझे तो अब डर लग रहा है, अगर फिर से मांगा तो मालकिन कहीं मुझे नौकरी से ना निकाल दे। रानू ये सोचकर कि मालकिन उसे नौकरी से ना निकाल दे, वो दोबारा अपनी मालकिन से पैसे की बात नहीं करती और चुपचाप काम खत्म करके घर आती है। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और संडे वाले दिन गुड़िया अपनी माँ के साथ सेठानी के घर आती है और घर के कामों में अपनी माँ की मदद करवाती है। माँ, देखो आज मालकिन का मूड अच्छा लग रहा है, आप उनसे एडवांस पैसे मांग कर देखो ना, क्या पता वो इस बार आपको पैसे दे दे। क्या बात कर रही हो तुम अपनी माँ से? तुम्हें भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है। ये न्यू ईयर पार्टी गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए होती है, जिसे तुम कभी सेलिब्रेट नहीं कर पाओगी। देखना इस न्यू ईयर पर हम कैसे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। और खबरदार, मेरी माँ से एडवांस पैसे मांगने की बात की अगर तुमने, तो मैं अपनी माँ से कह दूंगा कि वो तुम्हारी माँ को नौकरी से निकाल दे। इतना बोलकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। जग्गू की ये बात सुनकर अब गुड़िया भी डर जाती है और न्यू ईयर पार्टी की जिद करना छोड़ देती है और समय यूं ही गुजरता है। देखते ही देखते 30 तारीख आ जाती है
पर स्कूल में न्यू ईयर पार्टी के लिए पैसे जमा न करने की वजह से गुड़िया और कुक्कू स्कूल नहीं जाते। अरे बच्चों, आज तुम दोनों स्कूल क्यों नहीं गए? हमें नहीं जाना स्कूल। हमने स्कूल में न्यू ईयर के लिए पैसे जमा नहीं करवाए और कल स्कूल में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाएगा, इसलिए हमें नहीं जाना 2 दिन स्कूल। माँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पैसे ना मिलने की वजह से दोनों बच्चे बहुत उदास होते हैं और गुड़िया आज फिर अपनी माँ के साथ मालकिन के घर जाती है, जहाँ रानू देखती है कि आज कालू मालिक भी घर पर बैठे हैं और न्यू ईयर की तैयारी में लगे हैं। और रानू अपनी बेटी की चेहरे की उदासी देखकर एक बार फिर डरते हुए रानू अपने मालिक से एडवांस पैसे की बात करती है। मालिक, माफ करना, आपके काम के बीच में मैं दखल दे रही हूँ, पर 2 दिन बाद नया साल आ रहा है। मुझे कुछ एडवांस चाहिए था ताकि मैं अपने बच्चों के लिए नए कपड़े ला सकूं और मेरे बच्चे भी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सके। तो फिर एडवांस पैसे का गाना गाने लगी। मैंने बोला था ना तुम्हें कि तुम्हें कोई एडवांस नहीं मिलेगा। अरे गौरी जी, इतना भड़क क्यों रही हो? गरीब हो या अमीर, त्योहार तो सबके लिए एक समान होता है ना। दे दो उसे एडवांस। और वैसे भी वो अपनी सैलरी के ही थोड़े से पैसे तुमसे एडवांस ले रही है, कोई उधार थोड़ी ना ले रही है। कालू कौवे के कहने पर गौरी मुंह बनाकर कमरे से अपना पर्स लाती है और जब वो पर्स में से पैसे निकालने के लिए पर्स खोलती है तो देखती है कि उसके पर्स से पैसे गायब हैं। पैसे कहाँ चले गए? मैंने तो पर्स में ही पैसे रखे थे। सच सच बताना, तुम माँ बेटी ने मेरे पर्स में से पैसे चोरी करे हैं ना? क्योंकि मैंने तुम्हें एडवांस पैसे नहीं दिए थे। नहीं मालकिन, मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ये चोरी नहीं करी। वो जग्गू खुद को बहुत ज्यादा समझता है ना। अमीर है तो क्या हुआ, मेरी इंसल्ट थोड़ी ना कर सकता है। माँ के सामने तो मैंने कुछ नहीं बोला, पर अभी जाकर उसे बताती हूँ। इतना बोलकर गुड़िया जग्गू से लड़ने के लिए कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि जग्गू अपनी माँ के पर्स से पैसे चोरी कर रहा है। इतने पैसे काफी रहेंगे मेरे महंगे खिलौने के लिए। माँ तो कभी महंगे खिलौने नहीं दिलाती और माँ की वजह से सभी दोस्तों मेरा मजाक बनाते हैं, पर इन पैसों से मैं अपनी पसंद का खिलौना ले लूँगा। नहीं आंटी, मेरी माँ ने कोई पैसे चोरी नहीं करे, ये सब कुछ आपके बेटे ने किया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो जब वो घर पर आए आप उसका बैग चेक कर लेना। अगर तुम सच कह रही हो तो आज जग्गू की खैर नहीं और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। गौरी, आने दो उस नालायक को घर। सारा सच बताकर गुड़िया अपनी माँ के साथ घर चली जाती है। अब जैसे ही जग्गू घर आता है, कालू उसका बैग चेक करता है और उसके बैग से कुछ पैसे और खिलौने निकलते हैं, जिसे देख कालू उसे एक थप्पड़ लगाता है। कहाँ से आए तुम्हारे पास ये पैसे और खिलौने? अब तुम चोरी करना सीख गए हो। और गौरी, तुमने उस गरीब परिवार के साथ बिल्कुल सही नहीं किया। अब हमें अपनी गलती सुधारनी होगी। हम आज ही कुछ गिफ्ट और कपड़े लेकर उनके घर जाएंगे और उन्हें न्यू ईयर के लिए इनवाइट करेंगे। कालू की बात सुनकर और जग्गू बेटी की इस बुरी हरकत से गौरी कवि को भी समझ आ जाता है कि अमीर और गरीब का न्यू ईयर एक समान नहीं होता और गौरी अपने पति के साथ रानू चिड़िया के परिवार के लिए कपड़े और गिफ्ट लेकर उसके घर आ जाती है। मुझे माफ करना रानू, जो मैंने तुम्हारे साथ किया, पर हम ये कुछ तोहफे और कपड़े आपके लिए लेकर आए हैं। कल हमने हमारे घर में छोटी सी न्यू ईयर की पार्टी रखी है और हम चाहते हैं कि आप ये कपड़े पहनकर अपने पूरे परिवार के साथ आएं। अगर आप हमारी इस पार्टी में आएंगे तो
हमें लगेगा कि आपने हमें माफ कर दिया है। रानू चिड़िया अपनी मालकिन को मना नहीं कर पाती और अगले दिन 31 तारीख की रात को अपने पूरे परिवार के साथ गौरी के घर जाती है और वही कपड़े पहनकर जो गौरी ने उन सब के लिए दिए थे, जहां सभी लोग मिलकर न्यू ईयर केक काटते हैं और अच्छा खाना खाकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और बच्चे बहुत खुश होते हैं।